इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, कब फाइल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन कितने समय में कंप्लीट की जाती है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और बेसिकली ये सब चीज़ें कवर होती हैं सेक्शन 173 ऑफ दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सबसे पहला सवाल जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि भैया पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी टाइम लिमिट क्या है। सवाल यह है कि इन हाउ मच टाइम द पुलिस शैल फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। देखिए अभी तक हम क्या देखते पढ़ते आए हैं, हमने सेक्शन 167 में देखा एक 60 और 90 दिन की रिक्वायरमेंट तो लगा रखी है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो 60 और 90 दिन की रिक्वायरमेंट सिर्फ बेल के लिए है, डिफॉल्ट बेल के लिए। अगर पुलिस चाहती है कि अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल ना मिले तो वो 60 या 90 डेज जो भी उसकी लिमिट है उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दे। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, डिफॉल्ट बेल ना मिले, अक्यूज्ड को कस्टडी में रखने के लिए ही पुलिस को ये टाइम लिमिट दी गई है। अगर हम ये टाइम लिमिट हटा दें तो क्या सीआरपीसी में कोई और टाइम लिमिट है जिसके अंडर उसे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है? इज देयर एनी अदर टाइम लिमिट जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन को उसे कंप्लीट करना है? तो हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 173 में, जहां पर इस बात का जवाब दिया गया है। अब देखते हैं कि 173 क्या कहता है। आप बेरेक्ट में 173 निकालिए। देखिए क्लॉज 1 पढ़ते हैं। एवरी इन्वेस्टिगेशन, क्या कह रहा है ये, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो इन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, इन्होंने क्या बता दिया कि भैया कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कहें कि सीआरपीसी हमें किसी भी तरीके का टाइम बाउंड नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। सीआरपीसी सिर्फ इतना ही कहता है कि भैया आप इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरी डिले नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। तो सीआरपीसी ने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया, उन्होंने सेट किया तो क्या किया, एक कंडीशन की विदाउट अननेसेसरी डिले आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी चाहिए। लेकिन फिर लगा कि यार ये बात तो बनी नहीं, लेजिस्लेचर्स को लगा कि ये बात तो बनी नहीं, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस है जहां पर पब्लिक परसेप्शन ऐसा है, जहां पर पब्लिक बहुत जल्दी न्याय चाह रही है, बहुत जल्दी चाह रही है कि अक्यूज्ड को सजा मिले, विक्टिम को न्याय मिले। तो ऐसे मामलों में लेजिस्लेचर ने एक कदम उठाते हुए क्रिएट किया सेक्शन 1A, सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 173। अब देखते हैं कि सेक्शन 1A क्या है, क्या उसमें कोई टाइम लिमिट दी गई है, और अगर टाइम लिमिट दी गई है तो क्या सभी ऑफेंसेस के लिए टाइम लिमिट है या कुछ ऑफेंसेस के लिए टाइम लिमिट है? क्योंकि इतना तो पक्का है कि सभी ऑफेंसेस के लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लॉज 1 ये जब कह रहा है कि भैया अननेसेसरी डिले की कंडीशन है, टाइम लिमिट नहीं दिया, तो अगर टाइम लिमिट देना होता तो वो सब सेक्शन 1 में ही दे देते। तो अगर सब सेक्शन 1A बनाया गया है तो ये पक्का है कि भैया सब ऑफेंसेस के लिए तो टाइम लिमिट नहीं होगा, हाँ कुछ ऑफेंसेस के लिए हो सकता है। चलो वो देख लेते हैं कौन से ऑफेंसेस है। देखिए ये कहता है द इन्वेस्टिगेशन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 370, प्लीज मार्क इन योर बेरेक्ट, 370 रेप एंड ए बी सी डी, ये सब रेप से संबंधित ऑफेंसेस हैं। ठीक है, इनके मामले में क्या करना है, the investigation in relation to section or from the date of which the एक सेकेंड रुकिए आप। एक्चुअली यहां पर प्रॉब्लम ये कि देयर इज अ मिस प्रिंटिंग इन दिस, मिस प्रिंटिंग होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड दिस बेरेक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, बट स्टिल देयर इज अ मिस प्रिंट। आप अपना बेरेक्ट चेक कीजिए, यहां पर उन्होंने टाइम दे रखा है विद इन 2 months, 2 महीने का समय सीमा दी गई है, 2 months का टाइम दे रखा है, जो कि यहां पर मिसिंग है। तो कुल मिलाकर इन ऑफेंसेस में, जो कि रेप और रेप से संबंधित ऑफेंसेस हैं जिनका सेक्शन नंबर दिया गया है, उन ऑफेंसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट करनी है। और 2 महीने कब से गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कुल मिलाकर जिस दिन FIR रजिस्टर हुई है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है, उस दिन से लेकर 2 महीने में आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है।
तो अगर हम इस सवाल को कंक्लूड करें तो हमारा सिंपल सा उत्तर ये बनता है कि भैया जनरली तो सीआरपीसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगाता। सीआरपीसी सिर्फ इतना कहता है 173(1) में कि जी आप कंप्लीट करें उसे अननेसेसरी डिले के बिना। अननेसेसरी डिले नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1A एक्सेप्शन क्रिएट करता है और 1A कहता है कि 376, 376A, 376AB, इन सब ऑफेंसेस की जो लिस्ट है आप वहां से देख लीजिएगा। इन ऑफेंसेस में 2 मंथ्स के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और ये दो महीने की जो गिनती होगी, ये गिनती होगी आपकी द डे ऑन विच FIR वॉज रिकॉर्डेड और द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ये सवाल पीटी में काफी पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए। 2 महीने का समय इसमें दिया गया है। आप कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये भी कहा गया है कि रेप ऑफ अ चाइल्ड में भी कंप्लीटेड, मतलब ये ऑफेंसेस की बजाय रेप ऑफ अ चाइल्ड का जो ऑफेंस है उसका क्राइटेरिया आप कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। तो वो क्वेश्चन से आप घबराना मत कि हमने क्या पढ़ा और एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये 2018 में अमेंड कर दिया गया था। होता क्या था, 2018 से पहले प्रावधान ये था कि अगर रेप ऑफ अ चाइल्ड है, सिर्फ रेप ऑफ अ चाइल्ड, रेप और वो भी किसका, चाइल्ड का, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपको 3 महीने में खत्म करनी होती थी, 3 मंथ्स। लेकिन 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे रेप ऑफ अ चाइल्ड से ऑफेंसेस की कैटेगरीज को बढ़ाते हुए सारे रेप्स पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, और इसकी टाइम लिमिट भी इन्होंने 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट 2018 में हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो 2018 से पहले के एग्जाम्स के होंगे, तो वहां पर इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। अभी प्रोविजन ये वाला है कि रेप चाहे वो बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे किसी का भी हो, 376 और उसके जो अलाइड ऑफेंसेस हैं वो लिस्ट आप वहां से देखिएगा और 2 महीने में आपको ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे और वो है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, कहां पर सबमिट होती है, किसको सबमिट होती है, किस किस तरीके की होती है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, उन सारी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी और एडवोकेसी के लिए भी। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुलिस रिपोर्ट होती क्या है। तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2R में। प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट और सेक्शन 2R देखते हैं क्या कहता है। जी, सेक्शन 2R कहता है पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यह कह रहा है कि सेक्शन 173(2) में जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट करेगा, किसको, मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, उस रिपोर्ट को हम क्या कह रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो PR जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन R था, उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, मजिस्ट्रेट को करेगा। कौन से सेक्शन के तहत, 173(2) के तहत। तो अब हमें देखना है कि 173(2) में कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है और एक कौन से मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी। अब निकालते हैं सेक्शन 173(2). निकालिए अब सेक्शन 173(2). देखिए, एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, इट क्या है, इन्वेस्टिगेशन। एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offense। प्लीज मार्क कर लीजिए इसको। ये क्या कह रहा है, ये 2 बातें बोल रहा है। इसने हमें 2 हिंट दे दिए। भैया सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन जब आप खत्म करेंगे तो आप सबमिट करेंगे। इसका मतलब क्या क्लियर हो गया,
पुलिस रिपोर्ट कब सबमिट की जाएगी? ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेगी तो पुलिस को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है मजिस्ट्रेट को। और कौन से मजिस्ट्रेट को? मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस ले सकता हो उस पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं दोबारा से बता देता हूं, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, डिफाइंड है सेक्शन 2R में, और ये फाइल होती है सेक्शन 173(2) में। ठीक है, कौन से मजिस्ट्रेट को? मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट तो आपने बता दिया, इस रिपोर्ट में होता क्या है भैया वो भी तो बताइए। देखिए इस रिपोर्ट में क्या होता है। मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी, उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, इसका मतलब ये है भैया इसमें होगा ओपिनियन। किसका ओपिनियन? पुलिस ऑफिसर का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, जिसने इन्वेस्टिगेशन की है। और ओपिनियन क्या हो सकता है? ओपिनियन अगेन दो प्रकार के हो सकते हैं भाई। पहला ओपिनियन तो ये कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि हां इन्वेस्टिगेशन में हमें यह लगता है कि अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है, इसलिए हम उसको सेक्शन 170 में आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या ओपिनियन हो सकता है कि हां जी उसने ऑफेंस किया है। तो अगर उसने ऑफेंस किया है तो इस पुलिस रिपोर्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका नाम बोलते हैं चार्जशीट भी बोल सकते हैं इसको हम चालान भी बोलते हैं, और इसी को हम फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि नहीं, अक्यूज के अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पुलिस को लगता है कि अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, अगर अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया तो इस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको बोल सकते हैं हम क्लोजर रिपोर्ट। है ये दोनों केसेस में पुलिस रिपोर्ट ही, बस इसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर हैं। क्लोजर रिपोर्ट भी बोल देते हैं इसको हम कैंसलेशन रिपोर्ट भी बोल देते हैं, इसको हम रेफर रिपोर्ट भी बोल देते हैं, इसको हम रेफर चार्ज भी बोल देते हैं, और इसको हम फाइनल फॉर्म भी बोल देते हैं। ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि मान लीजिए अगर ये नॉमेनक्लेचर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो और आप समझ जाएं कि अल्टीमेटली क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बात करें। जो सबसे सिंपल, जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाला जो इसका नॉमेनक्लेचर है वो क्लोजर रिपोर्ट है कि भैया हमारी तरफ से मामला क्लोज है, हमारे ओपिनियन में अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है जी, लेकिन वो यहीं पर क्लोजर रिपोर्ट ना इस्तेमाल करके वो इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये सारे आपको नॉमेनक्लेचर बता दिए। दूसरा, इसको जिसमें कि ओपिनियन बन रहा है कि हाँ अक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो उसको सिंपल शब्दों में कहा जाता है चार्जशीट भी कहते हैं और चालान भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नॉमेनक्लेचर का काफी उपयोग होता है। आई होप दिस इज क्लियर कि पुलिस रिपोर्ट क्या है, कहाँ डिफाइंड है, किसको पेश की जाएगी, उसमें क्या होता है। उसमें ओपिनियन होता है, ओपिनियन दो तरीके के होते हैं, और उसी ओपिनियन के बेस पर उस पुलिस रिपोर्ट का नाम भी अलग अलग होता है। चार्जशीट भी बोल देते हैं, चालान भी बोल देते हैं, क्लोजर रिपोर्ट, कैंसलेशन रिपोर्ट, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल यह बनता है कि क्या मैजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट से बाउंड है। सवाल यह बनता है कि देखिए, इसको दूसरे तरीके से रिफ्रेम करता हूं। पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस अपना ओपिनियन बता रहा है कि उनके ओपिनियन में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या रिजल्ट निकला है। तो क्या मजिस्ट्रेट भी इस ओपिनियन से बाउंड है? क्या मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन को मान लेगा? मान लीजिए पुलिस ने कहा है कि हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं जी, चार्ज फ्रेम नहीं, चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो क्या मजिस्ट्रेट इस बात को मानते हुए कॉग्निजेंस ले लेगा सीधा, या मजिस्ट्रेट की भी कुछ जिम्मेदारी है? या उदाहरण के तौर पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट दे दी पुलिस ने अपनी तरफ से,
तो क्या मजिस्ट्रेट इस क्लोजर रिपोर्ट को सीधा मान लेगा या उससे बाउंड होगा और सीधा उसको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा? दैट केस नॉट मेड। क्या होगा इस मामले में? तो हमें यह देखना है। देखिए, जब हम पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो एक तरीके से वो एक ओपिनियन है, और ओपिनियन कब है, कौन दे रहा है, सबसे पहले समझेंगे, पुलिस दे रही है। तो इसका मतलब ओपिनियन कब है? एग्जीक्यूटिव माइंड अप्लाई करने के बाद। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, एक छोटी सी इसमें बात आएगी। ये मान लीजिए फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चले। अब इन फैक्ट्स के बेस पर पुलिस ने अपना एग्जीक्यूटिव माइंड अप्लाई किया, और एग्जीक्यूटिव माइंड अप्लाई करने के बाद वो एक ओपिनियन पर पहुंच गए। उस ओपिनियन को उन्होंने मजिस्ट्रेट को पेश कर दिया। तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या है? अब मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, मजिस्ट्रेट उस ओपिनियन को नहीं मानेगा, बाउंड नहीं है वो। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी ये है कि अब मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे इन्हीं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स अलग नहीं होंगे, फैक्ट्स वही हैं, लेकिन जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जीक्यूटिव माइंड और जुडिशियल माइंड के ओपिनियन में डिफरेंस हो, क्योंकि जो पुलिस देखेगी वो अपने पुलिसिया एंगल से देखेगी, लेकिन जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको, उन्हीं फैक्ट्स को अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए देखेगा, तो उसका ओपिनियन अलग हो सकता है उन्हीं फैक्ट्स के बारे में। तो कुल मिलाकर जब पुलिस रिपोर्ट पेश हो गई तो मजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है, बिकॉज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव माइंड। आफ्टर दैट ओपिनियन हैज बीन रीच्ड, नाउ व्हाट विल बी डन? द मजिस्ट्रेट विल अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड and form his own opinion, and obviously there might be difference of opinion between the executive mind and the judicial mind. Therefore the magistrate is not bound by the police report. Magistrate bound नहीं है। अगर पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी तो जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट को भी कॉग्निजेंस लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट मना भी कर सकता है कि मैं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा हूं। वो मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ओपिनियन बनाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो अब ये फंडा तो अपना क्लियर हो गया कि भैया मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं है। जो पुलिस रिपोर्ट पेश की गई है उससे मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए खुद डिसाइड करेगा कि उसे करना क्या है। तो जब उसे करना क्या है तो आप देखते हैं कि उसके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो कर सकता है। ठीक है जी, चलिए मान लीजिए इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और दोनों कैटेगरीज को हम समझते हैं। मान लीजिए पहला केस है कि पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट पेश की है, इसका मतलब क्या है? अब मैं ये टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूं जानबूझ के ताकि आप रिकॉल कर पाएं। तो यहां पर आप सोचिए कि चार्जशीट क्या था? चार्जशीट था जब पुलिस का ओपिनियन है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है। ठीक है जी, तो उसने मान लीजिए चार्जशीट पेश कर दी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट क्या है कि उनका ओपिनियन ये कि अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, और सफिशिएंट एडमिशन भी नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है और सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों केसेस में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? चलिए, पहला ऑप्शन, मजिस्ट्रेट उसकी बात को एग्री कर ले और कॉग्निजेंस ऑफेंस का ले ले। जो ओपिनियन पुलिस ने दिया है वही ओपिनियन मजिस्ट्रेट का भी बनता है और वो उस रिपोर्ट को एग्री करते हुए उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले ले। ठीक है जी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो डिसएग्री करे। पुलिस तो कह रही है कि नहीं नहीं ये इसी ने ऑफेंस किया है, लेकिन उसी रिकॉर्ड को देखते हुए वही स्टेटमेंट जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल की थी उन्हीं सब से मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं नहीं इसमें चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, और वो डिसएग्री करता है। तो डिसएग्री क्या करता है? ही विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स को वहीं खत्म कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और तीसरा है कि अभी मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इसमें ना और अभी पुलिस को छानबीन करनी चाहिए, तो वो 156(3) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको कहेगा भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और दोबारा से एक
फ्रेश फाइनल रिपोर्ट, फर्दर रिपोर्ट, सॉरी फ्रेश फाइनल रिपोर्ट नहीं, फर्दर रिपोर्ट इसमें मुझे पेश करो, उसके बाद मैं देखता हूं कि क्या इसमें किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर चार्जशीट है तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है। पहला, वो सीधा उस रिपोर्ट को मान ले, एग्री कर ले और उस पर कॉग्निजेंस ले ले। दूसरा, वो उससे ना सहमत हो, डिसएग्री करे, तो वो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा। देखिए हमने कहा था ना बाउंड नहीं है, यहां से क्लियर हो गया ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि पुलिस तो कह रही है कि हाँ ऑफेंस किया इसने, लेकिन मजिस्ट्रेट एग्री नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बाउंड नहीं हुआ, और एग्री नहीं कर रहा तो वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर रहा है। और तीसरा, व्हेन ही इज नॉट श्योर, ही इज नाइदर एग्रीइंग नॉट डिसएग्रीइंग, तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज जस्ट इशूइंग ऑर्डर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इट फर्दर, और वो पावर उसे मिलती है 156(3) में कि भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर रिपोर्ट इसमें सबमिट करो। ठीक है जी, अब आते हैं क्लोजर रिपोर्ट वाले मामले पे, कि अगर पुलिस ने पेश की है क्लोजर रिपोर्ट, पीओ ने कहा है कि नहीं जनाब इसमें मामला नहीं बनता, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन वही है, वो उससे एग्री कर ले, एग्री कर लेगा तो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग्स को। भाई पुलिस भी वही कह रही है कि इसमें मामला नहीं बनता, मजिस्ट्रेट को भी वही लगता है इसमें मामला नहीं बनता। दूसरा है वो डिसएग्री करे, अगर वो डिसएग्री कर रहा है तो वो अब क्या करेगा, वो कॉग्निजेंस ले लेगा। और कॉग्निजेंस वो किस पे ले रहा है, पुलिस रिपोर्ट पे ही ले रहा है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट दूसरी बात बोल रही है, पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है, पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि नहीं जनाब इसे नहीं किया, लेकिन वो उसी पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस के ओपिनियन को नकारते हुए वो कॉग्निजेंस ले रहा है, तो दिस विल बी कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191(b). ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन इसमें यह हो सकता है कि वो पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, वही एक्शन सेक्शन 156(3) में। ठीक है, तो दोनों केसेस में ऑप्शंस वही हैं, एग्री करेगा तो क्या होगा, डिसएग्री करेगा तो क्या होगा, और तीसरा ऑप्शन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें आप एक दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स नोट कर लीजिए, बाकी मैंने नोट्स में दे दिए हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम द नोट्स ऑल्सो। एक मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सब ऑप्शंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया था। मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इनफैक्ट व्हाट विल डू इज विल फिनिश दिस एपिसोड हियर ओनली, बिकॉज अभी हमें प्रोटेस्ट पेटिशन और ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, तो वो अगले एपिसोड में करेंगे ताकि वो एक ही एपिसोड में पूरा कवर हो जाए। अगर मैं अब अगला टॉपिक शुरू कर दूंगा तो फिर वो प्रोटेस्ट पेटिशन आधा रह जाएगा। तो let's keep this episode short, and in the next episode we'll start with protest petition and other related topics. Thank you.